हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच फिर से एक नए मुद्दे और नए तथ्य के साथ हूं। साथियों, ये मुद्दा आज की बात जो करने जा रहा हूं मैं वो है जातीय जनगणना। साथियों, 2 अक्टूबर भारत के इतिहास का एक नया दिन साबित हुआ, जिसमें बिहार सरकार ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अड़चनों के बाद भी पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी रही और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें ले जाने का काम किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जातीय जनगणना के आंकड़े, जातीय सर्वे उन्होंने प्रस्तुत 2 अक्टूबर को कर दिए। जैसा कि इस देश में लगातार चर्चा चली आ रही थी, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था कि पिछड़े जो हैं वो हावी हैं पूरी तरीके से इस देश में, आबादी में, लेकिन उनका महत्व ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, उनका महत्व न्यायपालिका में नहीं है, उनका नेतृत्व आईएएस लॉबी में नहीं है, उनका नेतृत्व सचिवालय में नहीं है, उनका नेतृत्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है, उनका नेतृत्व मीडिया में नहीं है। इस चीज की चर्चा भी बनी रहती थी। इसीलिए बार बार प्रश्न उठाए जाते थे कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना होनी बहुत जरूरी है। जब इस देश के अंदर चीलों की, कौओं की, जानवरों की, कुत्तों की, घोड़ों की जनगणना हो सकती है, तो इस देश के अंदर लोगों की यानी कि मनुष्यों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती, उनकी जाति की जनगणना क्यों नहीं हो सकती। सन 1931 के बाद देश का पहला राज्य बिहार बना, क्योंकि बिहार पहले से ही अपने आप में एक क्रांतिकारी राज्य रहा है। चाहे वो पिछड़े वर्ग को आरक्षण का मामला रहा हो, सबसे पहले वहीं पर कर्पूरी ठाकुर द्वारा सबसे पहले पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने का काम हो, बिहार हमेशा इस चीज में सबसे आगे रहा है, क्योंकि वो बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, रामस्वरूप वर्मा ऐसे लोगों की, क्रांतिकारी लोगों की धरती है। और आज के ज़माने में कहें तो लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लोगों की धरती है, जहां से एक क्रांतिकारी लोग पैदा हुए। जिस तरीके से बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, ये स्पष्ट हो गया कि भारत में जो ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि 60% से ओबीसी कम नहीं होगा, और वही आंकड़े निकल करके आए और 63% जनसंख्या इस देश के अंदर पिछड़ों की है, जिसमें भी 2 भागों में, चूंकि देखिए मैंने कहा ना, बिहार पहले से ही वहां पर बहुत सामाजिक क्रांति की हमेशा लड़ाई लड़ने में बिहार सबसे आगे रहा है, और उन्होंने पहले ही पिछड़ों और अति पिछड़ों को 2 भागों में बांट रखा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में बांट रखा है। तो पिछड़ों की जो आबादी निकल के आई वो 27% और अति पिछड़ों की निकल के आई वो 36%, यानी टोटल 63.13% इस देश के, इस बिहार के अंदर पिछड़े रहते हैं। और निश्चित रूप से यही ट्रेंड पूरे देश के अंदर होगा। 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन आज देश के अंदर ये तो निश्चित है, इस देश के अंदर 60% से ज्यादा ओबीसी है। लेकिन कहां है ओबीसी? ब्यूरोक्रेसी में कहां है, प्रेस में कहां है, मीडिया में कहां है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहां है, प्रोफेसर में कहां है, जजों में कहां है? आज थाने उठा करके देख लीजिए उत्तर प्रदेश के, कहां है? आज डीएम उठा करके देख लीजिए, आज जो है जजेज उठा करके देख लीजिए, कहीं नजर आएंगे आपको पिछड़े? नजर नहीं आएंगे। तो इसीलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये जातिगत जनगणना से बहुत बड़ा फायदा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जब अगले स्टेप होंगे, फिर जब ये देखा जाएगा किस पर कितनी पूंजी है, किस पर कितने घोड़े हैं, किस पर कितने पशु हैं, किस पर कितनी संपत्ति है, किस पर कितना पैसा है, किस पर कितने व्यापार हैं, किस पर कितने स्कूल चल रहे हैं, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, तब निकल के आएंगे आंकड़े। तब देखना आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े होंगे। और मैं तो कहता हूं
पहले भी कह चुका हूं, आज भी गांव में सर्वे कराया, मैंने प्रजापति समाज का सर्वे कराया, पूरी तहसील के अंदर 40% गांव मेरे प्रजापति समाज के ऐसे निकले जहां पर एक बच्चा ग्रेजुएट नहीं है, एक बच्चा ग्रेजुएट नहीं है। आज भी शिक्षा, ये आजादी के 75-76 साल बाद अमृत महोत्सव मनाना है, तब ये स्थिति है, तो सोचिए उस समय क्या स्थिति रही होगी जब सामंतवादी व्यवस्था थी, मनवादी व्यवस्था थी, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसलिए जाति व्यवस्था, जाति जनगणना जरूरी है। जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल सही है, 90 और 10 की लड़ाई। 10 इसलिए कह रहा हूं, हालांकि सामान्य की आबादी 15.5 आई है, लेकिन उस 15.5 में भी 5% को भी कुछ नहीं मिला। 5% छोड़िए, 9% को, 8% को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। बताइए कितने बनिए जो हैं IAS PCS हैं, कितने ब्यूरोक्रेसी में, कितने जुडिशियल में, नहीं मिलेंगे। वहां पर भी कुठारघात हो रहा है कुछ जातियों के साथ। इसीलिए 90 और 10 की लड़ाई है। और आज निश्चित हो गया इस देश के अंदर ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमियार 2.86%, वनिया 2.31%, कायस्थ 0.60%। अगर इसको जब को जोड़े तो 12.67% बैठता है। टोटल 15.5 में बाकी हमारे पठान और जो हैं, जो हमारे खान पठान जो आते हैं वो हैं लगभग 2.5-3%। इसका मतलब केवल 12% इस देश के अंदर सवर्ण है। लेकिन कौन कहां बैठा हुआ है, मलाई कौन खा रहा है सारी संपत्ति पर? अभी सर्वे आएंगे, जब आगे सर्वे होंगे तब देखिएगा। अभी एक पीछे सर्वे हुआ था, उसमें निकला है कि इस देश की 40% जनसंख्या 1% संपत्ति के हकदार है। 1%, देश की 1% संपत्ति पर 40% जनसंख्या, देश की 3% संपत्ति पर 50% जनसंख्या, और 97% जनसंख्या 50% लोगों के पास। देश की 90% से ज्यादा संपत्ति देश के 5% लोगों के पास है। बाकी क्या है? जब मैंने कहा ना, जब अगले आंकड़े आएंगे कि किस पे कितनी मोटरसाइकिल है, किस पे कितनी 4 व्हीलर है, किस पे कितनी संपत्ति है, कितने बीघा जमीन है, किसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, किसके पास आय के कितने स्रोत हैं, कितना व्यवसाय है, ये सब आंकड़े जब आएंगे तब पता चलेगा जातीय व्यवस्था का। अभी तो केवल जातियों की जनगणना हुई है, जब इनकी जनगणना सामने आएगी तब पता चलेगा कि हम लोगों की हकमारी कहां है, कौन हक मार रहा है। इस देश के चुनिंदा लोगों पर सारी संपत्ति है, इस देश के चुनिंदा लोगों पर सारी शिक्षा व्यवस्था पर का कब्जा है, चुनिंदा लोगों पर। साथियों, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, हे हिंदुओं, इस देश के अंदर हिंदुओं की आबादी बिहार ने दिखा दिया। देश के अंदर हिंदुओं की जो आबादी है वो लगभग 81.9 यानी कि 82% है, 82%। और हिंदू खतरे में है, 82% आबादी खतरे में है। मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009%। तो हिंदू काय को खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ चुकी है। इसलिए वो आपको लड़ाने का काम करती है, आपको बताने का काम करती है हिंदू खतरे में। हिंदू ना कभी खतरे में था इस देश में, ना कभी हिंदू खतरे में होगा। आज ये जातिगत आंकड़े जब सामने आए हैं, ये जातिगत आंकड़े लाने के लिए सबसे पहले SD देवगौड़ा, जो भारत के पहले OBC प्रधानमंत्री थे, पहले OBC प्रधानमंत्री, लेकिन जब उन्होंने वो सत्ता में आ रहे थे या सत्ता में आने के बाद कभी भी उन्होंने अपने मुंह से चीख करके नहीं कहा मैं OBC का प्रधानमंत्री हूं। एक हमारे इस समय के प्रधानमंत्री हैं,
चीख चीख करके 2014 से पहले कह रहे थे कि मैं भारत का बेटा ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। ये हाय रे हाय, कैसे प्रधानमंत्री हो? एक दिन एक बार आपने मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया, एक बार कभी भी मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया, कभी भी कर्पूरी ठाकुर का नाम नहीं लिया, कभी भी जगदेव कुशवाहा जी का नाम नहीं लिया, कभी भी रामस्वरूप वर्मा जी का नाम नहीं लिया। बताइए काय के पिछड़े हो तुम? कभी भी आपने काका कालेकर कमीशन का जिक्र नहीं किया, कभी आपने मंडल कमीशन 10 साल लेट प्रस्तुत हुआ, इसका वो नहीं किया। रोहिणी कमीशन बना दिया है, उसको लागू कब करोगे? उसे ही लागू करिए, क्यों नहीं करना चाहते? महिलाओं को ठेंगा दिखा दिया तुमने, 10 साल बाद लागू करोगे, लेके अभी आ रहे हो, 10 साल बाद लागू करोगे, क्यों लेके आ रहे हो भाई? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तैयार है तो उसे लागू क्यों नहीं करते? का लागू करिए, क्यों रखे हुए हो ठंडे बस्ते में? ये तो आपकी बनाई हुई है रोहिणी कमीशन, तो नहीं करेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, जब वो 96 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कह दिया था 2001 में जब जाति जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना होगी। वो पिछड़े प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे पिछड़े। लेकिन अफसोस की बात, ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती, इसको दर्शा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो पहली कैबिनेट में उन्होंने इस निर्णय को बदला था। मंडल के विरोध में कमंडल लेने वाले, यात्रा लेने वाले, लेकर के चलने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी थे। ये पिछड़ो समझ जाओ। मंडल कमीशन का अगर विरोध किसने किया था तो वो सबसे पहले व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी। उनका रथ लेकर के चल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उस समय पर जो सांसद हुआ बिहार में सांसद हुआ करते थे, वो लेकर के चल रहे थे। तो हमेशा पिछड़ों का विरोध करने वाले का अगर कोई पार्टी रही है तो वो हमेशा रही है भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बदल दिया, नहीं करवा पाए और 2001 की जनगणना हो जाती है। यूपीए की सरकार बनती है, फिर से शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, मरहूम नेताजी हमारे, फिर से प्रेशर बनाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और 2011 में जातिगत जनगणना होती भी है, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं होने देती है। उसके बाद 2021 में जनगणना ही नहीं हुई। बताइए, देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती थी, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की पहली बार 70-75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी जनगणना नहीं हुई। 75 साल की। अरे कोरोना आया था, लेकिन कोरोना के बाद चुनाव हो गए, कोरोना के बाद प्रधानमंत्री 100 देशों की यात्रा कर चुके, 100 देशों की यात्रा कर चुके, लेकिन जनगणना नहीं हो रही। जातिगत जनगणना पर तो बिल्कुल न्यूट्रल। वो तो धन्य है बिहार के लोग, धन्य है लालू प्रसाद यादव, धन्य है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जातीय जनगणना कराई। और जातीय जनगणना के आधार पर जब वहां पर देखा कि पिछड़े 63%, एससी 19.6%, आदिवासी 1.68%, यानी कि दलित 21.33%, और टोटल मिलकर के ये 85% से ऊपर निकलते हैं। और हमेशा ये लड़ाई 85% की रही, लेकिन 85% नहीं, ये लड़ाई 90 और 10% की है, क्योंकि उनमें भी जो 5-6% उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ जातियों के आंकड़े भी मैं देना चाहता हूं। जिस तरीके से जातियों के आधार पर वहां पर सर्वे हुआ, जनगणना हुई, उसमें यादव 14.26%, रविदास जाटव 5.2%, कोयरी कुशवाहा 4.2%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.80%, मल्ला 2.60%,
कुम्हार 1.40%, 1.40%, तेली 2.81%, नाई 1.59%, धानु 2.13%, कहार 1.64%, नोनिया 1.91%, वड़ई 1.45%, बिंद 0.98%। साथियों देखिए, एक बिहार ऐसा प्रदेश है जहां बड़ई जिसकी जनसंख्या 1.45% है, 1.45 मात्र, और वहां पर कपूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री बन चुके। 1.4% आबादी वाला व्यक्ति वहां पर कौन बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। कुर्मी वहां पर 2.80% है, लेकिन पिछले 15 सालों से उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्मी है। ये बिहार वो क्रांति की जगह है। हमेशा बिहार ने क्रांतियां लिखी हैं और बिहार ने फिर से एक इतिहास लगा दिया। मैं जैसा कि सुनने में आ रहा है, कांग्रेस शासित राज्य भी अब कुछ सर्वे कराने जा रहे हैं, जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। उस दिन राहुल गांधी, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सुबह का भूला भटका व्यक्ति शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ व्यक्ति नहीं कहते। कांग्रेस ने जो गलतियां की और राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने माफी मांगते हुए कहा कि हमसे गलती हुई, आगे से इन गलतियों को नहीं करेंगे। जातिगत जनगणना हमें करानी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं करा पाए, इसके लिए हमें खेद है। क्या ओबीसी प्रधानमंत्री हमारे ये कहेंगे कि मुझे खेद है कि मैं सुदामा कोटा ला करके, ईडब्ल्यूएस ला करके मैंने पिछड़ों के साथ धोखा किया, 33% महिलाओं के आरक्षण बिल ला करके मैंने पिछड़ी महिलाओं के, दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ धोखा किया? क्या ये गलती एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो पिछड़े नहीं है। 2014 में वो कहते थे कि मैं पिछड़ा हूं, और 2019 में आते आते वो हो गए अति पिछड़ा। लेकिन कभी अति पिछड़ों के लिए एक काम किया हो? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए एक काम उन्होंने ऐसा किया हो जो अति पिछड़ों के लिए किया हो। एक काम ऐसा हो बता दीजिए पिछड़ों के लिए किया हो। एक काम, कोई भी एक काम, कोई काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के साथ हकमारी करने का काम, पिछड़ों को शिक्षा से दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज पिछड़े बच्चों में धर्म की चाशनी में ऐसा डुबो दिया है कि आज पिछड़ा पढ़ने पर नहीं, ऐसा धर्म की चाशनी में डुबो दिया है। हे पिछड़े समाज के लोगों, इस चाशनी से निकलिए, इनकी नफरत भरी राजनीति को पहचानिए। वो मोनू पारेसर आज जेल में है, यादव, बिट्टू लोहार वो भी जेल में है। कौन बचाने गया? कोई बचाने गया? नहीं गया। उमा भारती जी को समझ में आ गया, अनुप्रिया पटेल को समझ में आ गया, तो ये पिछड़े समाज के लोगों, आप लोगों को समझ में नहीं क्यों नहीं आ रहा? आप भी समझिए। नहीं समझेंगे तो देर हो चुकी होगी, और इतनी देर हो चुकी कि इतनी दूर जा चुके होंगे कि सब कुछ लुट चुका होगा, सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। इसीलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।